आज का जो हमारा विषय रहेगा चर्चा का, जो तीसरी कड़ी में जो हमारा विषय है वो है संरक्षित खेती में उत्तम कृषि क्रियाओं का महत्व एवं उपयोग, गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस फॉर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। जब हम संरक्षित खेती की बात करते हैं तो निश्चित रूप से इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हम गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के तहत रखते हैं, और हिंदी में हम उनको कह सकते हैं उत्कृष्ट कृषि क्रियाएं या उत्तम कृषि क्रियाएं या बेहतर कृषि क्रियाएं। उनका पालन करना संरक्षित खेती की सफलता में के अंदर बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। जैसा कि अगर मैं बात करूं गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की या उत्तम कृषि क्रियाओं की, एक तो सबसे महत्वपूर्ण भाग है कि आपका ग्रीन हाउस का मेंटेनेंस। आपने ग्रीन हाउस या नेट हाउस बना लिया, उसमें जब आप फसल लगा रहे हैं तो उसकी अंदर की जो सफाई है वो बहुत मायने रखती है। कई बार क्या होता है कि जो बालकोनी एरिया या हॉकी एरिया, उस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। हम तो बीच में जो हमारे लिए उपयोग वाला जो स्थान है, जगह है, उसमें रेज्ड बेड बना देते हैं, उसी पर ड्रिप लेटरल्स का इस्तेमाल करते हैं और उसी पर फसलों को पैदा करते हैं। और हमारा ध्यान जो बाकी जो चारों तरफ जो खाली पड़ा हुआ एरिया है, बालकोनी वाला, हॉकी वाला, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। उसमें कई बार खरपतवार उग जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, उसकी साफ सफाई होनी चाहिए। दूसरी बात, ग्रीन हाउस के चारों तरफ खास करके बरसात और बरसात के बाद वाला जो मौसम है, उसमें खुले खेतों में खरपतवारों का भयंकर प्रकोप होता है, उगते हैं, और उनमें ही सारे कीड़े मकोड़े छुपते हैं। वो उनके होस्ट है, वहीं से वो विषाणु रोगों को आगे फसलों तक लेके जाते हैं। तो इसलिए खास करके इस मौसम में, और गर्मी में भी उतना ही महत्वपूर्ण है, सर्दी में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ग्रीन हाउस के और नेट हाउस के चारों तरफ भी बाहर कम से कम 2-2, 3-3 मीटर की दूरी तक साफ सुथरा होना चाहिए। वहां खरपतवारों की भरमार नहीं होनी चाहिए। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात जो है वो है कि कई बार किसान क्या करता है कि अंदर खीरा लगाया हुआ है बीज रहित पार्थेनोकार्पिक, और जो बालकोनी एरिया है या हॉकी एरिया है उसमें उसने भिंडी लगा दिया, बैंगन लगा दिया, जबकि ये नहीं होना चाहिए। आप जो फसल कर रहे हैं उसी को ही रखें उसके अंदर, क्योंकि आपको नहीं पता कि बैंगन और मिर्ची जो माइट्स हैं, जो मकड़ी का छोटा रूप है जिसको भरूथी बोलते हैं, उसके मेजर होस्ट हैं। और वो फिर जब वहां उस पर आएंगे एकदम से भिंडी पे या बैंगन पे, तो आपके सीधे आपके खीरे के ऊपर प्रकोप चालू करेंगे, नुकसान करेंगे। तो इसलिए आप अगर कोई ऐसी चीज उस एरिया को उपयोग भी करना चाहते हैं तो उसमें आप पत्ते वाली सब्जियों की खेती कर सकते हैं। पालक है, मेथी है, धनिया है, उसका उपयोग आप कर लें। जड़ वाली सब्जियां उगा सकते हैं। तो लेकिन इस प्रकार की कम से कम जो बैंगन और भिंडी जैसी फसलों को नहीं उगाना चाहिए ऐसे खाली एरिया के अंदर। तीसरी चीज, कई बार क्या होता है कि नीचे से जो ग्रीन हाउस का बेस होता है, प्लास्टिक हो या उसके ऊपर फिर कीट अवरोधी नेट होता है, जाली वाला, मच्छरदानी वाला नेट, जो 40 में इसका जो मैं चर्चा कर रहा था, वो अगर कहीं से फट गया है या प्लास्टिक भी फट गया है और बरसात का मौसम है, तो बहुत थोड़ा स्पेस ही काफी है जो वेक्टर्स हैं, व्हाइट फ्लाई, ऐसे कीड़ों को प्रवेश के लिए। और जब वो एक बार अंदर प्रवेश कर गए तो निश्चित रूप से अंदर का वातावरण उनके लिए बिल्कुल अनुकूल है, वो उनका फास्ट मल्टीप्लीकेशन होगा। इसलिए ऐसी जगह पर जहां कहीं फटा हुआ है, कटा हुआ है, उस पर पैच वर्क करना चाहिए। हमें लगातार ध्यान रखना चाहिए कि नो एंट्री टू एनी इंसेक्ट फ्रॉम साइड्स। चारों तरफ से, बाहर की तरफ से किसी कीड़े की, सफेद मक्खी, एफिड, जैसिड, थ्रिप्स, ऐसे कीड़े मकोड़ों की एंट्री नहीं होनी चाहिए, प्रवेश नहीं होना चाहिए। चौथी चीज, आपके जो मेन गेट है उनके अंदर जो
वेटिंग एरिया है उसका सही मायने में उपयोग होना चाहिए, गेटों का खुलना बंद होना, और ग्रीन हाउस में ज्यादा लोगों का एंट्री प्रवेश नहीं होना चाहिए कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसा नहीं, वो नहीं होना चाहिए। पांचवी चीज जो है कि जो काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, जो अंदर काम करते हैं या खुले खेत, मान लिया आपके पास 2 एकड़ ग्रीन हाउस है, अंदर टमाटर लगा है, मिर्च लगी, शिमला मिर्च भी लगी है, खीरा भी लगा है, और आपके खुला खेत भी है, उसमें बैंगन है, आपके पास भिंडी है या और दूसरी सब्जियां आप पैदा कर रहे हैं, तो आप जो वर्कर्स हैं, आपके जो श्रमिक हैं, वो सवेरे के टाइम तो आए, खुले खेत में बैंगन में और भिंडी में काम कर रहे थे, और उसके बाद वो अंदर ग्रीन हाउस में चले गए। नहीं, ये बिल्कुल विपरीत है। आपके या तो वर्कर्स ही अलग होने चाहिए या कॉमन है, वो एक ही है कि 4 ही आपके पास श्रमिक हैं, वही सुबह शाम काम करते हैं, खेतों में, खुले में भी, अंदर भी, तो वो सवेरे ग्रीन हाउस में काम करें, ताकि ये ना हो कि जब वो जो कपड़े पहने हुए उन्होंने और वो खुले खेतों में काम कर रहे हैं, जिन हाथ से वो काम कर रहे हैं, वो बाद में खुले खेत के बाद अंदर ग्रीन हाउस में आते हैं, तो उनके जरिए भी बहुत सारे विषाणु रोग, बहुत सारे कीड़े मकोड़े अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो ये भी बेहतर कृषि क्रियाओं का, गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का, उत्कृष्ट कृषि क्रियाओं का या उत्तम कृषि क्रियाओं का एक महत्वपूर्ण भाग है कि वो अलग होने चाहिए। छठी चीज कि जो वर्कर्स हैं वो बीड़ी, सिगरेट आदि या तंबाकू खाते हैं कई, वो उपयोग ना करें, और उपयोग करते हैं तो बाहर करें और अपने हाथ साबुन से धो के ही अंदर ग्रीन हाउस में काम करें। इसके बाद जो 7वीं चीज है वो है कि जो वर्कर्स हैं, जब ट्रेनिंग, प्रूनिंग, पिंचिंग करते हैं, फसलों के अंदर कटाई छटाई का काम करते हैं, तो जो कैंची है या चाकू है जिनसे कटाई छटाई करते हैं, उनका बीच बीच में उनको कीटाणु रहित करना जरूरी है। या तो सोडियम हाइपोक्लोराइड आप लेते हैं एक उसमें डिब्बे में, तो दूसरे डिब्बे में आपको साफ पानी भी लेना पड़ेगा, एक बार उसमें डुबोएंगे फिर साफ पानी में, वरना आपने एसिड में डुबो के अगर सीधा फसल के ऊपर चला दिया तो उससे फसल को नुकसान होगा, क्योंकि एसिड का अवशेष उस पर बचे होंगे, तो इसलिए उसको साफ पानी में। या कई बार क्या होता है कि हम घरों में छाछ जो हमारा होता है, वो अगर 2-3 दिन पुरानी है, खट्टी हो जाती है, उसका उपयोग भी हम इस प्रकार के स्टरलाइजेशन के रूप में, जो हमारी कैंची है या चाकू, उसके रूप में उपयोग में ले सकते हैं। और गर्मियों में तो छाछ दूसरे दिन ही बहुत खट्टी हो जाती है, सर्दी में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, उसको भी, वो भी एक स्टरलाइज के रूप में उसका उपयोग किया जा सकता है। फिर बात आती है कि मान लिया ग्रीन हाउस के अंदर टमाटर के कोई 2 पौधों के अंदर विषाणु रोग है, तो वो उनकी ट्रेनिंग, प्रूनिंग सब पौधों के साथ ना करें, उनको छोड़ दें, और उनको किसी के सुपरविजन में जो भी देखभाल करता है उसको बताएं, और उसके बाद ही, या तो उन पौधों को ये है कि अगर ऐसा कि रोकथाम संभव नहीं है, आगे ज्यादा ना स्प्रेड हो वायरस, तो उन पौधों को ही निकाला जा सकता है। वहीं बिल्कुल उसी स्पेस पर कट्टा ले जाके प्लास्टिक का जो खाली है आपका, यूरिया का या डीएपी का, उसको ले जाकर उनको उखाड़ के बाहर लाया जा सकता है, कहीं उनको गाड़ा जा सकता है, ताकि आगे और फर्दर जो है ना, वो ट्रेनिंग प्रूनिंग के दौरान वो जो है विषाणु रोग और ना फैले जो है। फिर कहीं मान लिया किसी पैच में माइट्स का प्रकोप हो गया खीरे के ऊपर, और खास करके जो प्रकोप होता है वो जहां पहले धूप आती है दिन में, वहां अक्सर ज्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में जरूरी नहीं कि आप सारे ग्रीन हाउस में कोई केमिकल का, कोई माइटीसाइड का स्प्रे करें, आप लोकलाइज स्प्रे भी उसमें कर सकते हैं। तो ये भी एक भाग है उत्तम कृषि क्रियाओं का। इसके अतिरिक्त हमारे जो वैरायटीज हैं, जो रिकमेंडेड वैरायटीज हैं, जो सिफारिश जिन किस्मों की गई है कि इस क्षेत्र में टमाटर की कौन सी वैरायटी इंडिटरमिनेट टाइप होगी ग्रीन हाउस के लिए, उसका फल का आकार क्या होगा, उसमें टीएसएस क्या होगा, उसकी सेल्फ लाइफ कितनी होगी, उसमें रोगों के प्रति रोग रोधी क्षमता कितने रोगों के प्रति है, ये सारी बातें उसके अंदर निहित होती है किस्मों के अंदर। उन चीजों का भी हमें ध्यान रखना है। फिर एक भाग है उत्तम कृषि क्रियाओं का, पौध संरक्षित क्षेत्र में तैयार होनी चाहिए, वो स्वस्थ होनी चाहिए, 100% विषाणु रोग रहित होनी चाहिए। फिर
आपका फर्टिगेशन का जो शेड्यूल है वो सही रूप में उसका उपयोग करना, रिकमेंडेड जो सिफारिश किए हुए जो फर्टिगेशन शेड्यूल्स है, खाद पानी देने के जो वो है आपकी सारणी, उसका उपयोग होना चाहिए। और फिर बाद में पॉलिनेशन है, प्लांट प्रोटेक्शन है, इन चीजों का ध्यान रखना। ये कुछ संरक्षित खेती के अंदर जो महत्वपूर्ण भाग हैं। अब जैसे पॉलिनेशन के लिए भी दिक्कत आती है कई बार टमाटर के अंदर। खुले खेत में ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, लेकिन हवा जो है वो पॉलिनेशन में सहायक होती है। लेकिन ग्रीन हाउस में दिक्कत आती है, या तो हम एयर ब्लोअर्स का यूज करें या इलेक्ट्रिक बी का यूज करें। लेकिन पश्चिम के देशों में बम्बल बीज का उपयोग करके जो भंवरे के रूप में होती है और बज पॉलिनेशन के जरिए सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होती है, होते हुए भी इसको एडेड पॉलिनेशन की जरूरत पड़ती है। तो वो भी हमें, पॉलिनेशन भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो है। फिर कौन सा कीड़ा लगा है, ये नहीं कि माइट्स लगी हैं और उस पर हम कोई भी केमिकल छिड़क रहे हैं, कोई भी कीटनाशक छिड़क रहे हैं, नहीं, उसके ऊपर माइटीसाइड ही काम करेगा। व्हाइट फ्लाई के अगेंस्ट कौन सा केमिकल काम करेगा उसकी जानकारी होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। थ्रिप्स के अगेंस्ट कौन सा केमिकल काम करेगा उसका जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से कैटरपिलर पे कौन सा करेगा, तो ये भी एक महत्वपूर्ण भाग है कि कौन सी दिक्कत है, क्या कीड़ा है, क्या मकोड़ा है, क्या रोग है, उसके ऊपर कौन सा कीटनाशक, कौन सा फफूंदनाशक, कौन सा जीवाणुनाशक छिड़कना है, वो जो सिफारिश किए हुए हैं उन्हीं का उपयोग उसके ऊपर करना है। जब हम इन सारी चीजों को, फिर जब आपका ग्रीन हाउस खाली हो गया और उसके बाद आपने रस्सियों को हटा दिया, तो कई बार क्या होता है कि माइट्स जैसी जो चीजें हैं, थ्रिप्स, वो कई बार रस्सियों पर बच जाती हैं। तो उनको भी साल में एक बार कीटाणु रहित करना जरूरी है ऐसे में। और फसल, कई बार क्या होता है कि नेमेटोड्स की समस्या ज्यादा होती है ग्रीन हाउस में, और आप फसल को उखाड़ देते हैं और फिर आपका अंदर का ग्रीन हाउस सूख जाता है। फिर बाद में आप उसका जो है कोई ट्रीटमेंट करते हैं, वो ठीक नहीं है। क्योंकि नेमेटोड्स को भी बहुत बहुत स्मार्ट जो है वो इंसेक्ट्स हैं, जीवाणु है। वो क्या करते हैं, जैसे फसल खत्म हुई, उनको पता लगा खाना पीना अब नहीं है, तो वो तुरंत एकदम नीचे जमीन में चले जाते हैं और 1 मीटर की गहराई तक जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत जो ट्रीटमेंट की, जो उपचार की जो क्रिया है, वो फसल खत्म होने के तुरंत बाद करनी है, अगर आपको सही मायने में नेमेटोड्स का कंट्रोल करना है तो। और उसमें आप जो सलाह भी ले सकते हैं, वैज्ञानिकों से सलाह ले सकते हैं कि किस से ट्रीटमेंट हम करें और क्या दिक्कत थी आपकी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो ऐसी चीजें हैं जिनका किस्मों से लेके, ग्रीन हाउस के रखरखाव से लेके, जो श्रमिक है उनका, उनके काम करने की जो प्रक्रिया है, तरीका है, उससे लेके गेटों का खुलना बंद होना, और अंदर प्लांट प्रोटेक्शन, फर्टिगेशन, पॉलिनेशन, ये सब चीजें, फसल की जो फलों की तुड़ाई, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। आप ऐसे नहीं, आप बेल को खींच रहे हैं तो बेल टूट सकती है, तो उसमें किस चीज का उपयोग करना है, आपको किस अवस्था में फलों को तोड़ना है, कैलिक्स के साथ तोड़ना, विदाउट कैलिक्स आपको तोड़ना टमाटर को। तो ये चीजें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको अगर हम वास्तविकता में इस संरक्षित खेती में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से हमें जो है इसमें सफलता मिलेगी। और बीच बीच में जो हमारे वर्कर्स हैं उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो बीमार ना हो। जो ग्रेड्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं फलों की तुड़ाई में, खीरा, टमाटर या शिमला मिर्च या मिर्च की तुड़ाई के अंदर, तो उनका भी कीटाणु रहित होना आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका ओवरऑल जो प्रबंधन है ग्रीन हाउस का, वो बहुत मायने रखता है संरक्षित खेती की सफलता के अंदर।